फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब का वापस से हम वेलकम करते हैं स्मार्ट लर्निंग प्लैनेट चैनल पे। तो ये वीडियो देखने के बाद इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अब चैप्टर के पास आते हैं। हमने चैप्टर चालू किया था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का, और उसमें है हमने इस चैप्टर के मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कवर किए थे। फर्टिलाइजेशन के बारे में भी देखा था। हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन की थोड़ी सी जानकारी निकाली थी, और बाद में हम ये टेबल के पास आए थे। तो फिर चलिए पढ़ते हैं। वो पिछले वीडियो में मेरे पार्ट 4 या 3 में शायद थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए मुझे वीडियो अर्जेंटली बंद करना पड़ा था और ये टेबल भी आधा रह गया था। तो अब ये टेबल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करेंगे। हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज? Buju and Pahili's teacher once told them in the class that in some women oviducts are blocked. These women are unable to bear babies because sperms cannot reach the egg for fertilization. In such cases, doctors collect freshly released egg and sperms and keep them together for few hours for IVF or in vitro fertilization. और ब्रैकेट में है fertilization outside the body. In case fertilization occurs, the zygote is allowed to develop for about a week and then it is placed in the mother's uterus. Complete development takes place in the uterus and the baby is born like any other baby. Babies born through this technique are called test tube babies. This term is actually misleading because babies cannot grow in test tubes. तो चलिए इसका मतलब देखेंगे। क्या आपने टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में सुना है कभी? नहीं ना? तो चलिए अभी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। तो जब वुमेन में ओविडक्ट ब्लॉक रहता है, ओविडक्ट हमने पढ़ा था ना, यहाँ है। हाँ, तो जब ये ओविडक्ट ये ब्लॉक रहता है, अगर उस पर कुछ सपोज़ ऐसी दीवार खड़ी हो गई और ये यहाँ से जो स्पर्म आती है यहाँ से इधर ही रुक जाती है, इधर इट गेट्स ब्लॉक्ड। वो क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। और इधर एग रहता है, एग भी इसके आगे नहीं जा सकता है वॉल की वजह से। तो फिर ये दोनों डिफ्यूज़ नहीं हो सकते, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं हो सकते, जो एक ज़ाइगोट फॉर्म करता है। तो फिर इसमें क्या होता है, जब ऐसी मदर्स अब बेबीज़ को बर्थ नहीं दे पाती है तो डॉक्टर्स ने एक इसमें टेक्निक निकाली है, और वो टेक्निक का नाम क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबीज़। मतलब ऐसी कई बहुत सारी लैबोरेटरीज़ होती है, बहुत सी तो आपने भी देखी होगी, जिसमें वो स्पर्म सेल कलेक्ट करते हैं मेल बॉडी से, साइंटिस्ट रहते हैं, और वुमेन के बॉडी से वो ओव्यूम कलेक्ट करते हैं, और इन्हें फ्यूज़ होने के लिए एक शांत एनवायरनमेंट में रखते हैं। शांत का मतलब साइलेंस नहीं, शांत का मतलब जिसमें ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की छेड़खानी ना हो, वैसे एनवायरनमेंट में रखते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, ऐसे एनवायरनमेंट में ये दोनों डिफ्यूज़ हो जाते हैं और ज़ाइगोट फॉर्म करते हैं, और बाद में ज़ाइगोट फॉर्म होने के बाद सिर्फ एक 1 वीक, ओनली टिल 1 वीक इट इज़ केप्ट इन द लैबोरेटरी टू डेवलप इनटू इट्स सेल्स एंड टिश्यूज़, and after 1 week this zygote is again placed into the mother's uterus. काय में फिर वो वापस से उसके मदर के यूटेरस में चले जाता है डेवलपमेंट के लिए। तो फिर बाद में नॉर्मल बेबीज़ कैसे बॉर्न होते हैं, उसी तरह ये टेस्ट ट्यूब बेबीज़ भी बॉर्न होते हैं। पर ये जो आप सुन रहे हैं, इस टर्म का नाम है टेस्ट ट्यूब बेबीज़। पर बेबीज़ तो टेस्ट ट्यूब में नहीं हो सकते ना, तो फिर इसमें यही कहा गया है कि दिस टर्म इज़ मिसलीडिंग, ये टर्म गलत है, क्योंकि हम इस टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की ये प्रोसेस में बेबीज़ को टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं करते। ठीक है, तो इतना समझा। ये पैराग्राफ भी हमने किया था, और फिर अब एक्टिविटी के पास चलते हैं। Visit some ponds or slow flowing streams during spring or rainy season.
Look out for clusters for frogs' eggs floating in water. Write down the color and size of the eggs. इसमें एक एक्टिविटी बताई गई है कि आप एक स्लो फ्लोइंग मतलब झरने के जैसा जो नहीं होता है, जैसे फ्लो नहीं होता एकदम जल्दी जल्दी, वैसे एक पॉन्ड में जाइए और फिर वहाँ पर रेनिंग सीज़न या फिर स्प्रिंग सीज़न में आपको क्या है, फ्रॉग के, मेंढक के बहुत सारे अंडे दिखेंगे जो पानी में लहराएंगे। वो पानी के अंदर नहीं जाते हैं, वो फ्लोट करते हैं, दे फ्लोट इन वाटर। एंड फिर बाद में नोट डाउन करने का कहा है वो एग्स का साइज़ और कलर। मैं आपको एक फ़ोटो बताती हूँ उसकी। हाँ, तो फिर ड्यूरिंग समर और रेनी सीजन frogs and toads move to ponds and slow flowing streams. When the male and the female come together in water, the female lay hundreds of eggs. Unlike hen's egg, frog's egg is not covered by a shell and it is comparatively very small, delicate. A layer of jelly holds the eggs together and provides protection to the eggs. तो फिर दोस्तों आप कंपेयर कीजिए, hen का एग कैसा आता है आपको पता होगा ना, वाइटिश आता है, पूरा वाइट आता है, ऐसा ओवल शेप रहता है उसका। और ये कैसे रहते हैं, ऐसे ऐसे छोटे 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 छोटे, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ रहते हैं। पर hen वन एट अ टाइम ओनली वन और टू, वो hen एक मुर्गी एक टाइम पे सिर्फ एक या दो अंडे ही दे सकती है, जबकि फ्रॉग एट अ टाइम कैन गिव हंड्रेड्स ऑफ एग। रिमेंबर दिस, ओके। तो फिर ये जो होता है, मतलब hen का जो एग रहता है वो कवर्ड रहता है एक शेल से, पर ये एक जली से प्रोटेक्टेड रहता है। फ्रॉग का एग एक जली से प्रोटेक्टेड रहता है, जबकि hen का एक शेल से प्रोटेक्टेड रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। As the eggs are laid, the male deposits sperms over them. Each sperm swims randomly in water with the help of its long tail. The sperm come in the contact with the eggs. This results in fertilization. And this type of fertilization, in which the fusion of male and female gamete takes place outside the body of the female, is called external fertilization. It is very common in aquatic animals such as fish, starfish, etc. तो दोस्तों जब ये एग ले हो जाते हैं ना, इन एग का ले होने के बाद सपोज इधर बहुत सारे एग्स हैं, ओके, इधर बहुत सारे एग्स हैं एंड ये वाटर में फ्लोट कर रहे हैं, क्या है, वाटर में फ्लोट कर रहे हैं। और ये बाद में जब ये फर्टिलाइज नहीं रहते, जब एग रहते ना ये फर्टिलाइज नहीं रहते हैं, तब फादा आता है, फ्रॉग आता है और वो इनमें स्पर्म्स रिलीज़ करता है। क्या रिलीज़ करता है? स्पर्म्स रिलीज़ करता है। फिर वो इस जली के अंदर घुस के उन सभी टैडपोल, सभी एग्स को फर्टिलाइज कर देती है और फिर बाद में एक ज़ाइगोट बनाते हैं और फिर बाद में धीरे धीरे वो एक फ्रॉग में बन जाते हैं। तो इसी तरह के फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें एक पेरेंट को एग्स ले होने के बाद फर्टिलाइज करना पड़ता है, उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये कहा गया है कि ये बहुत कॉमन होता है, एक्वेटिक एनिमल्स में बहुत कॉमन रहता है। सो अब ये पढ़ेंगे क्वेश्चन बॉक्स। वाई डू फिश एंड फ्रॉग्स
lay eggs in hundreds, whereas hens lays only one at a time. तो दोस्तों, I want this answer from you. Please answer me. Okay. तो अब आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए. Though these animals lay hundreds of eggs and release millions of sperms, all the eggs do not get fertilized and develop into new individuals. This is because the eggs and the sperms get exposed to water movement, wind, and rainfall. Also, there are other animals in the pond which may feed on eggs. Thus, production of large number of eggs and sperms is necessary to ensure fertilization of at least a few of them. मतलब ये जो है ना हंड्रेड्स में ले होते हैं, ये फ्रॉग फिश ये जो ले करते हैं ना एग्स, वो हंड्रेड्स की संख्या में करते हैं. तो फिर जब ये हंड्रेड सपोज ये मैं बनाती हूँ एग्स बहुत सारे छोटे छोटे हुए, फिर अब ये इनमें के कोने कोने के जो है ना ये चार ये तीन ये तीन और ये एक्सपोज हो जाते हैं. कभी बारिश आ गई तो उसके बहाव से वो गिर गए, कभी हवा आ गई तो फिर उसके मतलब हवा के ताकत से वो सभी अंडों से दूर चले गए और उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ. तो ऐसे वो मतलब बिछड़ते जाते हैं हम कह सकते हैं, और वो मर ही जाते हैं. और अगर उनका जल्दी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो मर जाते हैं. तो फिर वो अंदर के अंदर मर जाते हैं, वो टैडपोल टाइप. तो अब आगे बढ़ते हैं. How could a single cell become such a big individual? ऐसा होता है दोस्तों कि ये 9 months में मतलब वो सेल्स मल्टीप्लाई होती है, टिश्यू फॉर्म करती है, टिश्यू मल्टीप्लाई होता है, ऑर्गन फॉर्म करता है. ऐसे करते 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 9 मंथ्स में एक पूरा बेबी फॉर्म होता है. तो अब हम इसी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. So the fertilization results in the formation of zygote, which begins to develop into an embryo. The zygote divides repeatedly to give rise to a ball of cells. The cells then begin to form groups that develop into different tissues and organs of the body. This developing structure is termed as embryo. तो फिर ये वही है मतलब कि वो सेल में मल्टीप्लाई होता है, फिर बाद में एम्ब्रियो फॉर्म होता है, उसे एम्ब्रियो कहते हैं. एंड फिर डेवलपिंग स्ट्रक्चर, जब वो डेवलप इन प्रोसेस होता है तब उसे एम्ब्रियो बुलाते हैं. जैसे कि वो सीड के अंदर भी एक छोटा सा एम्ब्रियो होता है जो डेवलप होता है, उसी तरह यूटेरस में भी एक एम्ब्रियो होता है जो डेवलप होकर बेबी फॉर्म करता है. So the embryo gets appended in the wall of uterus for further development. Figure 9.8 कहाँ है? ये है फिगर 9.8. इसमें पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है कि वो कैसे होता है, सब कैसे होता है बताती हूँ. हाँ, तो फिर हाँ, तो फिर ये जो ऐसा स्ट्रक्चर टाइप होता है ना मॉम, ये ऐसे होता है, ये ऐसे मिल जाता है. तो फिर ये पार्ट जो इधर बताया गया है वो ये पार्ट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या बता रहे हैं, ये कहाँ का पार्ट बता रहे हैं. तो फिर ध्यान रखिए कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है. ओके. तो फिर इसमें बताया गया है कि इधर से ये ओवरी, मतलब इधर से ओवरी है, ये ओवरी और इनका फ्यूजन हो गया, फिर वो इधर से बढ़ते हैं और वो सिर्फ सादा नहीं बढ़ते, वो अपने आपनों को सेल में मल्टीप्लाई करते करते बढ़ते हैं, है ना. मल्टीप्लाई करते जाते और बढ़ते जाते. तो फिर ऐसा करते 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 वो मदर के यूटेरस तक पहुंच जाते हैं. और फिर मदर के यूटेरस तक पहुंचने के बाद वो वहीं पर डेवलप होकर टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं, और फिर वो टिश्यूज़ ऑर्गन फॉर्म करते हैं, और फिर बाद में वो स्किन बनाते हैं खुद की, और फिर पूरा एक न्यू इंडिविजुअल इस प्रोसेस से फॉर्म होता है. ओके, इतना समझा.
सो एम्ब्लीडिंग ओवियो मतलब डेवलपिंग ओव एम्ब्रियो। और ये जो है ना यूट्रस, वो यूट्रस की वो प्लेस बताई गई है, कहाँ है तो ये पढ़ लेते एक बार। ये फिगर ए है तो फिगर ए का पढ़ेंगे। जाइगोट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। और ये बी एक बॉल ऑफ सेल है। तो इस फिगर में एक बॉल ऑफ सेल है, मतलब जो जाइगोट होता है, जाइगोट वैसे मतलब मल्टीप्लाई होता जाता है ना, तो फिर वो बॉल ऑफ सेल्स बन जाती है जो इस फिगर में बताई गई है। और फिर बॉल ऑफ सेल्स ऑफ फिगर सी, एम्ब्लीडिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूटेरस एनलार्ज्ड। मतलब इधर वो बताया क्या है कि यूटेरस वॉल है और ये जो है हाँ, ये एम्ब्रियो है जो डेवलप हो रहा है। तो अब हम हमारा वीडियो यहीं पर एंड करेंगे। और आज हमने पढ़ा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारे अगले पार्ट में, पार्ट 5 या 6 में हम पढ़ेंगे फीटस के बारे में, विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स के बारे में, और फिर बाद में सबसे छोटा टॉपिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके फ्रेंड्स, सो हमारा चैनल स्मार्ट लर्निंग प्लैनेट को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। और प्लीज़ स्टडी पे ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।